ये तो ग्रामीण परिवेश पर क्या असर पड़ेगा और इसमें क्या डिफरेंस आप मानते देखिए, जहाँ तक डिफरेंस की बात करें, अभी जो पॉलिसी चली है वो 84 में जो राजीव गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उस टाइम 10+2+3 सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जो अभी तक वही पॉलिसी चली है। नई पॉलिसी आई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2030 तक होगी। धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कॉलेजेस में, या जैसे लास्ट ईयर अपने 6 क्लास में जो कैरिकुलम आया था, जो बुक्स आई थी वो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली थी। अब 7th और 8th में जो कैरिकुलम होगा तो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होगा। तो काफी चेंजेस आएंगे इसमें, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी थी तो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। जो लॉर्ड मैकाले वाला सिस्टम था, जो क्रेमिंग का, रट्टे का, या जिसमें जो एजुकेशन इतनी व्यवहारिक नहीं मानी जाती जैसे इंडिया की, कि उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, बुकिश नॉलेज। लेकिन जो नई पॉलिसी आएगी तो इसमें काफी बदलाव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि ये वर्कशॉप बेस्ड होगा सिस्टम कहीं ना कहीं। और दूसरा, जो बच्चे क्रेमिंग या रट्टे वाला जो सिस्टम था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बैगलेस सिस्टम पे सरकार काम करेगी प्राइमरी क्लासेज में, कि बच्चे पे बैग का या बुक्स का बोझ नहीं लादा जाए, और उसमें होमवर्क वगैरह कम से कम दिया जाए, और क्लास वर्क पे इसमें फोकस होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि थोड़ा एजुकेशन को डिजिटल कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। हमें स्मार्ट क्लासेज पे जाना पड़ेगा, या जैसे जो दूसरे सिस्टम, हमें डिजिटल जो एक सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो एजुकेशन होगी वो वर्कशॉप बेस्ड होगी। तो अभी ये पॉलिसी आई है, इसका एक खाका तैयार है। इम्प्लीमेंटेशन में अभी टाइम लगेगा। पूरी तरह से जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी और सभी स्कूल जब एक प्रॉपरली इसको अडॉप्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे काफी बदलाव आएंगे। कि शिक्षा है कहीं ना कहीं, अब जो एक हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो उनके बराबर एक सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री है वो डेवलप करने में सक्षम हो पाएगा। हैं इसलिए इसके लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को किस तरह प्रिपेयर कर पाएंगे? नहीं, अभी तो देखो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है कि एक ट्रेडिशनल मेथड चला हुआ है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है या अपने प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिटल क्लासेस की बात करें या स्मार्ट क्लासेस की बात करें, या फिर वो कहीं ना कहीं टीचर ट्रेनिंग की बात करें। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो एक इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड गवर्नमेंट जो करती है उसमें टाइम लग जाता है, या उनको फिर ट्रेनिंग वगैरह का सिस्टम होता है। तो निश्चित तौर पे प्राइवेट तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को जल्दी मतलब एक ढाल पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रा जो जैसे स्मार्ट क्लासेस या दूसरी चीजें हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं यही है कि सरकारी स्कूल निश्चित तौर पे शुरुआत में तो पिछड़ेंगे इसमें। हाँ, हमारे टीचर्स भी जैसे प्राइवेट स्कूल्स में भी ये होता है, कई बार अनट्रेन टीचर्स ज्यादा होते हैं। हालांकि पहले रेशो ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हो रहे, तो अब ऐसी बातें नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग वगैरह का अभाव होता है, कि जो कैंप्स वगैरह लगते हैं या टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो स्कूलों को उस सिस्टम को कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, और टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल तैयार नहीं है। फिलहाल तो वही है कि टीचर्स की आदत बनी है कि जो बुक में दे रखा है वही बच्चों को करवाना है, उससे एक शब्द भी बाहर नहीं करवा पाते। और कहीं ना कहीं जो रीजनिंग है, जीके है, या आउट ऑफ सिलेबस जाके हमें एक जो डिटेल में जो जाना पड़ता है, तो हमारे टीचर्स उस लेवल के कहीं ना कहीं नहीं है। बस सभी स्कूलों में बड़े बड़े बोर्ड्स है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, या जो भी है फैसिलिटीज है, तो उनको दिखा के ही बच्चों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अदरवाइज हमारे जो टीचर्स की बात करें, जैसे हम हरियाणा की बात करें, एनसीआर को छोड़ दें थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं एक जो देर इज लैक ऑफ नॉलेज। अगर प्राइवेट स्कूल में बात करें तो एक बहुत बड़ा और जो व्यवसाय करने का जो है वो लगा हुआ रहता है, किताबें स्कूल से हैं, वर्दियाँ स्कूल से हैं, पढ़ाई पर मतलब कम फोकस लगाया जाता है और इनकी जरूरत कुछ ज्यादा ही रहता नहीं, उसमें सिर्फ उसका नहीं देखा, जो प्राइवेट स्कूल भी दो कैटेगरी के, जैसे हम गुड़गांव या उधर एनसीआर की बात करते हैं, या चंडीगढ़ साइड में प्राइवेट स्कूल जो उनकी बात करते हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर के प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, जो जैसे हम सपोज बड़ी संस्थाओं की बात करें, एक तो वो स्कूल है। एक स्कूल दूसरे जो ग्रामीण इलाके में किसी बेरोजगार व्यक्ति ने एक स्कूल स्टार्ट किया है, और वो एक रोजगार के एक उसके लिए उद्देश्य के लिए उसने स्कूल स्टार्ट कर रखा है, तो वो तो इतना ज्यादा नहीं ले पाता। और बुक्स वगैरह भी ये नहीं होता कि जैसे एक बड़े स्कूल जो लगवा देते हैं कि जैसे 7,000 का, 8,000 का एक प्राइमरी का या एलकेजी के बच्चे का जो पूरा सिलेबस है या बुक्स है, तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वहाँ कमीशन खोरी होती है। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है, जैसे रूरल एरिया में, जो हम जींद की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुछ कॉरपोरेट सेक्टर के स्कूल या बड़े स्कूल जैसा करते होंगे,
और शहरों में कहीं ना कहीं जो उनके पास जो स्टफ आता है तो वो पे भी कर देते हैं उसके लिए। लेकिन रूरल एरिया में हमें कोई 10,000 की बुक्स लगवा दे तो हमें कोई पे नहीं करेगा। तो ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है, वो बड़े स्कूल ऐसा कर रहे हैं तो वो धारणा लोगों की सभी स्कूलों के प्रति बनी है कि सभी स्कूलों का व्यवसायीकरण हुआ है। ग्रामीण इलाके के स्कूल खासकर बड़ी क्रिटिकल जो उनके सामने जो सिचुएशन है, खासकर जैसे फीस वगैरह के इश्यूज है, 6-6 महीने में फीस नहीं आती। दूसरा जैसे बच्चे चले जाते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं और फीस रह जाती है। ठीक, तो काफी दिक्कत है। और जो हर जगह स्कूल लगातार खुल रहे हैं, हर दूसरे गांव पे कोई ना कोई स्कूल मिलेगा आपको। तो जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब ये नहीं है कि वो कोई लूट मचाएगा और वहाँ बच्चे आ जाएंगे। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं और उसके हिसाब से फिर इतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब एक कहा जा रहा है। जब प्राइवेट स्कूलों की हम बात करें तो इसमें भी लगभग 2 या 3 तरह की कैटेगरी बन चुकी है। भाई ग्रामीण क्षेत्र के जो हाँ स्कूल जी। हैं या शहरी क्षेत्र के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनके पास मतलब सफिशियंट स्पेस भी खेलों के लिए या लैब के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इस बारे में क्या कहें? नहीं, देखो स्पेस तो जो नई एजुकेशन नए नॉर्म्स आए थे जो 2003 में, उससे पहले के स्कूल, कुछ छोटे स्कूल जो हैं जो चले हुए हैं, उनको एक रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिया गया था। हुड्डा सरकार थी पहले, फिर उसके बाद बीजेपी भी आई उसमें। उनके लिए नॉर्म्स कम रखे गए थे क्योंकि जो अंदर जैसे सपोज शहर के अंदर किसी कॉलोनी में स्कूल चला हुआ है तो वहां पर वो एक स्पेस प्रोवाइड उसके लिए मतलब अवेलेबल नहीं हो सकता, तो उनको छूट दी गई थी। लेकिन जो नए स्कूल जा रहे हैं तो उसमें तो नॉर्म्स है कि प्राइमरी के लिए इतना स्पेस चाहिए, मिडिल के लिए, हाई स्कूल के लिए, और एटलीस्ट 2 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। तो नए स्कूल तो कहीं ना कहीं स्पेस है उनके पास, लेकिन पुराने स्कूल जो चले हुए हैं तो छोटे उसमें चले हुए हैं, लेकिन वो काफी पहले से थे, 2007 से पहले के, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार को छूट दी गई थी। लेकिन ये है कि देखो, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें तो फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ग्राउंड भी होना चाहिए, जो रूम्स है वो स्पेशियस होने चाहिए, और जो साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, तो ये सारी फैसिलिटीज है तो स्कूल को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी मतलब एक ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर वो एक बिल्डिंग बना के और बच्चों को उसमें भर लेना, या मतलब एक क्लास स्टार्ट कर देना जैसे चौपालों में पहले बैठ जाते थे या किराए की बिल्डिंग में, तो वो आगे नहीं चलेगा क्योंकि एक कंपटीशन का जमाना है। और नए नए जो बड़े एक स्कूल जा रहे हैं तो उनके साथ फिर कॉम्पीट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें ग्रामीण एरिया के, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन्हें कहीं भी किसी तक की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, कहीं किसी तरह की समस्याएं आती हैं। और जमाना जो है वो बिल्कुल डिजिटल और टेक्निक का, खासकर एआई टेक्निक आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। एआई स्पेशलिस्ट भी शायद नहीं मिल पा रही है, तो क्या किस तरह की दिक्कत नहीं, हाँ, एआई पे जाना पड़ेगा अभी उसमें, जो भी है गवर्नमेंट भी जाएगी उसमें, एआई का तो जमाना है। हाँ, डिजिटल की बात करें तो उसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आजकल तो सोलर सिस्टम है। जैसे मैंने भी मेरे स्कूल में 25 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रखा है। हालांकि यहाँ फीडर रूरल है, गांव से लाइट आती है तो उसमें दिन में 4 घंटे आती है, बाकी नहीं आती। लेकिन आजकल सोलर सिस्टम में इजिली बगैर पैसे की लाइट मिल रही है। तो एक बिजली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा नहीं है। हम इतना पैसा जब बिल्डिंग के लगा रहे हैं, बस ये 25-25 लाख की आ रही है, तो उसमें 10-15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। तो एक अब मुद्दा नहीं रहा, जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें एक रिन्यूएबल्स जो एक सोर्सेज है उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, सोलर पे, विंड पावर पे, ऐसी चीजों पे आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ज्यादातर ये देखा गया है? खेल की अगर हम बात करें तो खेलों के अंदर बहुत बड़ा भविष्य छात्रों को भी नजर आता है, छात्राओं को भी नजर आता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो खेल स्पेशलिस्ट ही नहीं मिलते हाँ बिल्कुल, देखो प्राइवेट स्कूलों के जो, खासकर देखो मैं शहरी स्कूलों की बात करूँ, उनके पास टीम्स नहीं है। वहाँ जो बच्चों के मेडल्स आ रहे हैं तो वो कोचेज हैं जैसे स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी वजह से आ रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे स्कूल की बात है, कुछ स्कूल है जैसे लिडानी स्कूल होता था स्पोर्ट्स स्कूल, या कई स्कूलों की अपनी टीम्स है, नरवाना साइड में देखते हो, या मेरे स्कूल में जैसे मेरे पास रोइंग नर्सरीज है, रोइंग जो बोटिंग का गेम है। तो हमारे 27 बच्चे अब की बार स्पोर्ट्स कोटा में जो आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, असम राइफल्स में गए हैं। तो सरकार तो बहुत एक जो इंसेंटिव की बात करें या पैसे की बात करें तो सरकार तो बहुत पैसा लुटा रही है। वो एक स्कूलों की कमी है कि स्कूल एक डीपी लगा लेता है, पीटीआई लगा लेता है, तो उसके बस की बात नहीं है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कोचेज एक्सपर्ट होने चाहिए कहीं ना कहीं, और उसमें एक ग्राउंड वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर इंफ्रा पे भी पैसा लगाना पड़ता है। तो गेम्स को एक दिखावे के तौर पे भी एक मेडल आगे, दो आगे, आर्चरी में आगे, उसमें आगे, तो उससे बात नहीं बनेगी।
उसमें तो कहीं ना कहीं स्कूलों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक्सपर्ट कोचिज पे फोकस करना पड़ेगा। पीटीआर और डीपी जो आ रहे हैं, कोई अमरावती से डिग्री है, किसी के पास भोपाल से, किसी के, इनको तो एक ग्राउंड तक तैयार करवाने नहीं आते, इनको पैमाइश तक का पता नहीं होता कबड्डी की क्या वो है। और जो गेम्स होते हैं, खासकर स्कूली गेम्स होते हैं, बड़ी धांधली, बड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़बाजी होती है। स्टेडियम में गेम्स होते हैं, वहाँ पीने का पानी तक नहीं होता। लेकिन एसोसिएशन गेम करवाती है, स्टेट करवाते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज है जो सरकार प्रोवाइड करवाती है। स्कूली लेवल पे बेटर नहीं किया जा रहा है यहाँ जैसे जैसे नृत्य जैसी विद्या को भी ओलंपिक में शामिल कर दिया गया है, तो खेल के ही डिग्री नहीं मिल रही, तो नृत्य संगीत के। पर। ना ना, नृत्य और संगीत में मिल जाते हैं। नृत्य और संगीत तो जैसे अपना आपने बाल भवन में आप भी जाते हो, आप कवरेज करते हो, कई बार देखा होगा। तो बड़े एक अच्छे बच्चे आजकल इस उसमें तो बड़े एक्सपर्ट है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का टाइम है तो बच्चे उसमें सीख लेते हैं। और खासकर तो जो ट्रेडिशनल हमारे डांस की बात करें, जैसे अपना हरियाणा या पंजाब का जैसे भंगड़ा गिद्दा वगैरह है, या गुजरात का है जैसे डांडिया, तो उसमें तो बच्चे वैसे एक्सपर्ट होते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है। लेकिन गेम्स की बात करें तो गेम्स में कई चीजें मैटर्स करती हैं। एक तो इंफ्रा होना चाहिए, इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए कि प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए जिम वगैरह है, एक प्रॉपर ग्राउंड वगैरह होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट कोचेज वगैरह होने चाहिए कि जिन जो एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और जो अपने आप में कोई एशियन या जो जो भी है नेशनल एक मेडलिस्ट रहे हैं, तभी मतलब आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज पूरे जिले में दो चार मेडल आ भी गए तो उसमें बात नहीं बनती। आज अगर हम देखें तो कंपटीशन का इतना जबरदस्त जो है, बच्चों के अंदर स्ट्रेस को इतना जबरदस्त तनाव जो है फैल जाता है कि आत्महत्या तक की हाँ जी, हाँ जी, खबरें हम देखते हैं। हाँ जी। तो स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए? फिजियो को फर्स्ट एड की जैसे जरूरत पड़ने लगी है। हाँ, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की भी एक काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए। हम साल में एक दो काउंसलिंग तो बड़े स्कूल करवाते हैं, हमने भी एक दो बार करवाई है। अनिल मलिक जी आते थे इधर, नरेश जागलान जी हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं और वो आते हैं बीच में काउंसलिंग करते हैं। और स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं एक टीचर्स हमारे सबसे बड़ी बात है, टीचर्स एक्सपर्ट नहीं है। उनको ये नहीं पता कि बच्चे को कैसे डील करना है, कि बच्चा स्ट्रेस में है, या फेस एक्सप्रेशन से उसको पहचानना चाहिए कि बच्चा किस तनाव में है। वो गुमसुम है, या बोल नहीं पा रहा, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई उसको चिंता है। तो वो सबसे पहला दायित्व तो बनता है टीचर का, कि टीचर को इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए और उसके बारे में वो आराम से उससे बात करे। तो तभी मतलब जाके एक पॉसिबल होता है। हालांकि जैसे बीएड और जेबीटी की जाती है तो उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पे या जैसे चाइल्ड इमोशंस पे चैप्टर्स भी आते हैं और एजुकेशन भी होती है। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो ये जो नॉन अटेंडिंग का सिस्टम चला है बीएड में, इसने बैठा बैठा दिया। ऐसे टीचर सारे ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं आता, उनको एडोलेसेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे डील करना है वो नहीं पता। ठीक है, बस वो डिग्री है उनके पास, तो हमारे पास वही है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स एक्सपर्ट नहीं है। और सिर्फ एक पढ़ाना ही एक टीचर का एक वो नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी सिलेबस करवा दिया, सारी चीजें डील करनी पड़ेंगी। हो सकता है फैमिली लेवल पे उसके कोई प्रॉब्लम हो, माँ बाप की तरफ से हो, या कोई लड़ाई झगड़े का, जैसे कई बार ये हो जाता है इन्वायरमेंट हो फैमिली में, और बच्चे पे उसका निश्चित तौर पे असर पड़ता है। तो वो टीचर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं इन चीजों का आराम से पूछे बच्चे से, और कहीं ना कहीं काउंसलिंग करे उसकी, ताकि उसका असर बच्चे के दिमाग पे नहीं पड़े, क्योंकि ऐसा होता है कई बार। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, और ऐसे में जो सोशल मीडिया है वो इतना हैवी हो चुका है, बच्चे जो है उसका मिसयूज भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो वो तालमेल किस तरह से बैठा पाते नहीं, हैं? देखो, सोशल मीडिया, जमाना सोशल मीडिया का है, नॉलेज इतनी है इस पे, हमारे टीचर्स को इतनी नॉलेज नहीं जो एक्सपर्ट बैठे हैं उस पे। कुछ भी आप अपने सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कोई भी चीज है। तो लेकिन क्या है कि बच्चे उन चीजों पे नहीं जा रहे हमारे। हमारे गलत, या छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में लग जाए उनके तो वो कार्टून पे जाएंगे, बड़े बच्चे हैं वो अनाप शनाप दूसरी चीजें देखेंगे। मिसयूज ज्यादा हुआ है, और कहीं ना कहीं एडिक्शन भी है। बच्चा ऐसी चीजें देख रहा है जो उसको अच्छी लग रही है मनोरंजन के तौर पे, एक जो नॉलेज के तौर पे जिसको इसको यूज किया जाना चाहिए, तो वहां पर काम नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों को टैब्स अवेलेबल करवाए गए थे, लेकिन वहां भी शिकायतें आई कि बच्चे ने उसमें जो भी है छेड़खानी की, या सिम वगैरह का जो सिस्टम हुआ था वो मिसयूज करने लगे। तो वो भी एक ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, जबकि उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो एडिक्शन को तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। इसके जो हैजार्ड्स, इसकी जो प्रॉब्लम्स है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को बतानी पड़ेगी। और एक लिमिटेड यूज होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए यूज किया जाना चाहिए, और मिस यूज कहीं नहीं हो। अदरवाइज तो इसका बड़ा खतरनाक तरीके से जो एडिक्शन है, वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा और मानसिक रूप से। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अगर आर्थिक स्थिति की तुलना करें,
तो बच्चों में इस तरह की मतलब दिखते हैं प्राइवेट स्कूलों में क्या? हाँ, निश्चित तौर पे देखो, शहरी स्कूल हैं जितने भी बड़े स्कूल हैं, जैसे आप डीएवी की बात करें, इंडस, या जैसे अपने जींद जिले की या आधारशिला, इनमें बच्चे आते हैं तो शहरी एक सिटी से आते हैं। तो उसमें जो सैलरी वगैरह प्रॉपर आ रही है उनकी, गवर्नमेंट जॉब्स में जो पेरेंट्स हैं, तो वहाँ फीस वगैरह के इश्यूज नहीं आते। और जो भी यदि उनको हम प्रॉपर ये कहें कि ये यूनिफॉर्म है, ये बुक लेके आनी है, तो पेरेंट्स में भी अवेयरनेस है शहरों में। तो यहाँ रूरल एरिया में क्या है कि ज्यादातर फार्मिंग कम्युनिटी है, खेती करते हैं, उनके पास पहली बात तो पैसा ही नहीं है, दूसरा वो गौर नहीं करते, अवेयरनेस की कमी है। हम पीटीएम पे बुलाते हैं या वैसे बुलाते हैं किसी फंक्शन में, तो वो जानबूझ के आते नहीं, एक एक दो दो साल में आएंगे और आने के बाद बोलेंगे कि जी बच्चा नहीं चल रहा, आप क्या करवा रहे हो, बिना देखे मतलब कहने लग जाते हैं। तो हर कोई एक प्राइवेट में पढ़ाना तो चाहता है, जैसे हर, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, मजदूर आदमी है, तो उसकी कोशिश ये रही कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा इस चीज पे तो ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइवेट में एक एडमिशन करवाना ही पर्याप्त नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं होमवर्क चेक करना, बच्चा कहाँ घूम रहा है, और एक बेसिक जो जो रिक्वायरमेंट होती है बुक्स की, नोटबुक्स की, वो प्रोवाइड करवाना, और कहीं ना कहीं टाइम पे फीस भी देना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो कहीं ना कहीं ये है कि पेरेंट्स जो फीस देंगे तभी चलेंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं। अगर आजकल हम बात करें हरियाणा के परिवेश की, जैसे राजनीति का कैरियर कहें या एक सोशल जागरूकता की कमी कहें, जाति और धार्मिक उन्माद का भी कहीं कहीं देखने को ग्रामीण एरिया में। देखिए, ऐसी बात कही नहीं जाती, लेकिन बड़ा जबरदस्त, मैं एक ईमानदार से कहता हूँ ऑनेस्टली, कि बड़ा जबरदस्त प्रभाव। आप देखोगे कि कोई एक पंडित का स्कूल है, तो उसमें सभी पंडितों के बच्चे जाएंगे निश्चित तौर पे, और उनका फोकस भी उन्हीं पे होगा, उसमें टीचर्स भी पंडित काम करेंगे, ड्राइवर कंडक्टर भी होंगे, इवन पियून तक में हमने ऐसे देखे हैं कि वो दूसरी कास्ट को वो नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि इसमें मेजोरिटी में कम है, जैसे हम जाटों के स्कूलों की बात करें और करें तो इसमें कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दूसरी कास्ट के बच्चे वो अलग बैठने की कोशिश करते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में जैसे पंडित पंडित के पास बैठेगा, सैनी सैनी के पास बैठेगा, कोई जांगड़ा है खाती है तो वो उसका दोस्त होगा तो वो अपनी कास्ट का होगा। तो धीरे धीरे जो चीजें वो खून में जा चुकी हैं, और इसको रोकना बड़ा मुश्किल। मतलब ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है पॉलिटिकल लेवल पे, और इसका असर हर जगह पड़ रहा है, ऊपरी तौर पे नजर नहीं आ रहा, स्कूलों वाले इस पे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा है। कई स्कूलों में देखो, मैं बात बताता हूँ, एक बार नरवा कलायत में एक स्कूल खुला था, स्कूल का गुरुकुल के नाम से उसने खोला था, उसमें एक पार्टनर बनिए थे और एक पंडित थे। तो जीन तक के कैंडिडेट्स गए थे इंटरव्यू देने, तो उन्होंने सीधा ही कह दिया था एक कास्ट पे कि इस कास्ट के हम नहीं लेंगे। और वो कास्ट तो पता है कि किसको आजकल टारगेट बनाया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो ऐसा होता है कि कास्ट के बेस पे हम देखो, बच्चा तो बच्चा ही होता है, हर आदमी चाहता है कि अच्छी एजुकेशन मिले, और वहां पर यदि हम ऐसी चीजों पे जा रहे हैं तो समाज बड़े खतरनाक रास्ते पे आगे बढ़ चुका है, और वापिस आना बड़ा मुश्किल है इसमें। धीरे धीरे ये चीजें खून में जा चुकी है, संस्कारों में शामिल हो चुकी है, जो एक राजनीतिक आधार पे जो ऐसी चीजें शुरू हुई थी, और अब स्कूलों में थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर खाते हैं सब कुछ, ठीक है। मेंटल हेल्थ को लेकर सेमिनार में शामिल हुए, तो वहाँ जो एक मुद्दा उठा रहा है जिस पर गंभीर मंथन हुआ कि हरियाणवी गाने जो दादा लक्ष्मी या हाँ जी, के टाइम के थे, हाँ जी, वो कुछ जागरूकता या बिल्कुल आगे बिल्कुल, बढ़ाने हाँ वाले जी, थे। हाँ और जी, अब जैसे गाने आए हैं कि कपड़ा दुपट्टा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह की महिलाओं के प्रति मानसिकता को जागरूक। नहीं नहीं, फिर ये कलाकार नहीं है, ये यूट्यूबर, ये भांड कलाकार है आजकल के। कलाकार तो आप ये देखो नहीं कि दादा लक्ष्मी चंद ब्रह्म ज्ञान उनका, वो आगत का उन्होंने फ्यूचर का बता दिया था, और उनमें जो नॉलेज थी, एक भी रागनी सुने आप, तो उसमें हम डीपली यदि उसको एनालाइज करते हैं तो बड़ा एक अच्छे ज्ञान की बातें हो, संस्कृति से रिलेटेड है, पूरे समाज से, और तो वो एक प्रेरणा का स्रोत है। इसी तरह मास्टर सतवीर शर्मा आप देखे, ये जितने भी मांगे राम रहे, दूसरे एक और जो सॉन्ग वगैरह होते थे, तो आजकल के कलाकार ये यूट्यूबर से भांड कलाकार है, तो ये एक कहीं ना कहीं इन्होंने ये ऐसा लड़कियों के प्रति हर सॉन्ग कोई ना कोई लड़की पे बन रहा है, तो इससे संस्कृति का उत्थान नहीं होगा। संस्कृति का तो बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे डांस आ रहे हैं, स्टेज शो किए जा रहे हैं, ठीक है नहीं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी देखा कि आजकल युवा है, तो उसको ऐसी चीजें परोसी जा सकती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, और वही चीज लेके आ रहे हैं। अब अच्छे सॉन्ग आ भी जाए तो जो यूथ है तो उनकी तरफ नहीं जा रहा, और जबकि ये जो आजकल जैसे आपने बताया इस तरह के सॉन्ग्स है, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये कलाकार नहीं है, भांड कलाकार है, और संस्कृति का भट्ठा बैठाया है इन्होंने। कोई भी हमारे के जैसे जो फोक सॉन्ग होते थे पहले, जो लड़कियों के द्वारा बनाए जाते थे, या जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड होते थे, आप शादी ब्याह में सांझी होती थी, बात होता था,
तो ऐसी चीजें खत्म हो चुकी है अब, ठीक है ना। और ये जो थोड़ी बहुत जो बुढ़िया बच्ची है, जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं, ये भी चली जाएंगे तो आगे ये भी खत्म हो जाएगा। तो आगे तो फिर यही बचेगा जो हमें परोसा जा रहा है। सास भी उस पे नाच रही है, डीजे पे, बहू भी नाच रही है, ससुर भी नाच रहा है सारा। तो ये फालतू की चीजें हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर है, देखो स्कूलों में भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं कल्चरल, उसमें उसमें भी स्कूल ऐसे सॉन्ग लेके आ जाते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। यानी वो फोक नहीं होते, हमारी संस्कृति से रिलेटेड नहीं होते, वो डीजे सॉन्ग होते हैं। तो जो मानते हैं कि सरकार और समाज की, मतलब आप क्या मानते हैं, क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेवारी देखो कलाकारों की बनती है, कलाकार जो चीजें परोस रहे हैं तो वही चीज आएगी। अब नई चीज वो कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद या मांगेराम, या जैसे जो पुरानी रागनी होती थी। मैं आप भी कलाकार देखता हूँ मैं, जैसे एक रामधन गोस्वामी है, बड़े अच्छे सॉन्ग आते हैं उनके, इधर से अपने कागसर गांव से। या एक वो लड़की है अपनी रोहतक की, विधि देसवाल, वो बड़े अच्छे सॉन्ग, वो धार्मिक आते हैं बड़े। जीवनपुर, यहाँ अपने जीवनपुर से पंडित जी हैं जो रामकेश जी। तो ये चीजें एक प्रेरणादायक जो एक होती है संस्कृति का, इससे उत्थान होता है। हमारी संस्कृति, हमारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। तो सॉन्ग तो वो भी चल रहे हैं, लेकिन वो एक सिर्फ कमाई के लिए ऐसे डीजे पे, जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ एक होटल में जो हुआ है, तो इस तरह के सॉन्ग्स लेके जाए आएंगे तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, नौबत भी ऐसे आएगी, और कहीं की संस्कृति का बेड़ा गर्क होगा। निश्चित तौर पे ऐसा किया जा रहा है। तो लोगों को ये है कि ऐसे सॉन्ग को ज्यादा वो नहीं दे। और ये कोई सदाबहार सॉन्ग नहीं होते, 2-4 दिन चलते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और नहीं तो जो पुराने सॉन्ग, जो रागनी हम पंडित लक्ष्मीचंद की सुन रहे तो देखो कितने सालों से सुन रहे, वो अब भी व्यवहारिक है, कहीं ना कहीं उनका अर्थ है, ठीक है। और आजकल की चीजें मीनिंगलेस है ज्यादा। थैंक यू सर। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।